Good morning, students. Last time we had discussed the various aspects of the viruses. Viruses क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें हमने स्टडी की थी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द viruses, that is the life cycle of these viruses. वायरसेस में जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस. अब जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो दो तरह की लाइफ साइकिल को शो करते हैं. फर्स्ट वन इज लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक साइकिल. इन केस ऑफ लाइटिक साइकिल, जब वायरस एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्शन के बाद पूरी मशीनरी जो बैक्टीरियल सेल की है वो वायरस के अंडर कंट्रोल हो जाती है. उस पूरी मशीनरी का यूज करके वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है. जब नंबर काफी ज्यादा हो जाते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स को डिग्रेड करता है और सारे वायरल पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं. दैट टेक प्लेस इन द लाइटिक साइकिल. मींस यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वायरसेस का वो बैक्टीरियल सेल के डैमेज के साथ कंप्लीट होता है. बैक्टीरियल सेल रप्चर हो जाती है और सारे वायरसेस बाहर आ जाते हैं. सो इट involves multiplication of viruses and their release after lysis, that is the breakdown of bacterial cells और host cell. जो होस्ट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसके ब्रेकडाउन के साथ जो वायरसेस है जो उसके अंदर मल्टीप्लाई हुए थे वो सारे बाहर आ जाते हैं. ये होता है लाइटिक साइकिल में. लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल से कैसे डिफर करती है? हियर वायरल जीनोम, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ जाके अटैच हो जाता है. हियर वायरल जीनोम get attached. Here viral genome get attached with the bacterial DNA. And multiply when bacterial DNA duplicated. जिस टाइम पे बैक्टीरियल डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है उसके साथ ही वायरल जीनोम भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है. ये अलग से अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता. और यहां पे जब जो वायरल डीएनए या वायरल जीनोम है जब वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ता है तो उसको कंडीशन को बोलते हैं प्रोफेज. यहां पे जो बैक्टीरियल डीएनए उसके साथ में वायरल जो डीएनए है वो कनेक्ट हो जाता है. इसको हम प्रोफेज बोलते हैं. और इस प्रोफेज के अंदर कोई भी वायरस पर्टिकुलर होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल को डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं करता है. मींस लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल है उसको कोई अफेक्ट नहीं होता. वो कोई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि ना लाइसिस होती है ना अनलिमिटेड नंबर में वायरल पार्टिकल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है. लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो प्रोफेज है यानी कि जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हुआ है ये वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो सकता है. और जब ये अलग हो जाता है तो ये अलग होने के बाद अपने आप को लाइटिक साइकिल में इन्वॉल्व कर लेता है जिससे इनका नंबर इंक्रीज होता है और बैक्टीरियल सेल डिकम्पोज हो जाती है. तब वो बहुत सारे नंबर क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल में अगर ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका न्यूक्लियोइड है यानी कि प्रो क्रोमोसोम है, एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह यहाँ पे डीएनए होता है. अगर वायरस पार्टिकल यहाँ पे अटैच होता है तो वायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो इसके अंदर रिलीज कर देता है. ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ जाके अटैच हो जाता है. अब इसका जितना भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो सारा इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ही होगा. जितनी बार बैक्टीरियल डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है उतनी बार ही ये मल्टीप्लाई करेगा.
नॉर्मली कोई डैमेज सेल को नहीं होता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये वाला पार्ट यहां से अलग होके और सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया है, तब ये लाइटिक साइकिल को शो कर सकता है। उस केस में जो बैक्टीरियल सेल है वो बहुत सारे वायरस पार्टिकल से भर जाती है। और अल्टीमेटली जो सेल है वो रप्चर हो जाते हैं और वायरल पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। तो लाइसोजेनिक में सेल की डेथ नहीं होती, लेकिन लाइटिक साइकिल में सेल की डेथ होती है। लाइसोजेनिक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ या कुछ टाइम के बाद लाइटिक साइकिल को शो कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल जब वायरसेस की या बैक्टीरियोफेज की कंप्लीट होती है, तो अपनी लाइफ साइकिल में दो तरह की साइकिल में से कोई भी साइकिल को अडोप्ट कर सकते हैं। लाइटिक साइकिल फॉलो कर सकते हैं या लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो कर सकते हैं। तो ये इनके मल्टीप्लीकेशन का तरीका होता है। Now the next part is viroids. Viroids क्या होते हैं? First of all, these are smaller than viruses. These are smaller than viruses. पहला, ये वायरसेस से छोटे होते हैं साइज में। Second, these are infectious. These are infectious, single-stranded RNA molecules. एक तो ये वायरस से छोटे होते हैं, दूसरा ये इन्फेक्शियस होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि जो आरएनए है उसका एक ही स्टैंड है जो वायरस की तरह काम करता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए मॉलिक्यूल है, अगर ये आरएनए मॉलिक्यूल है सिंगल स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मींस जिस मोनोमर से पूरी जो चेन है वो बनती है, उसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? एक्चुअल में जो आरएनए है वो एक बहुत बड़ी चेन होती है, और चेन के अंदर जो यूनिट बार बार रिपीट होकर उस चेन को बनाती है, उस यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मींस न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर यूनिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ये कह सकते हैं कि जैसे हम कोई माला बनाते हैं तो उसमें जो बीड्स होते हैं, मनी होते हैं, तो हर मनिया, हर बीड अपने आप में न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड वहां पे रिपीट हुए हैं, वो रिपीट होके बनाते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल की लेंथ है उसके अंदर 250 से लेके 370 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, जो आरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मैंने लिखा है इन्फेक्शियस, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स लो मोलिकुलर वेट के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे हैव लो मोलिकुलर वेट। दे हैव लो मोलिकुलर वेट। इनका मोलिकुलर वेट काफी कम होता है क्योंकि बहुत ही कम न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बने होते हैं। इनका मोलिकुलर वेट 1 लाख to 1,30,000 डाल्टन यूनिट होता है इसका मोलिकुलर वेट। तो काफी छोटे मोलिक्यूल्स ये होते हैं। अब ये वायरसेस से छोटे होते हैं। वायरसेस में हमने पढ़ा था कि दो चीजें मेन होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा उसके बाहर प्रोटीन कोट। यहां पे अगर वायरॉइड्स की बात की जाए तो वायरॉइड्स में कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। यहां पे जो आरएनए होता है वो नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। देयर इज नो प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। आरएनए इज नेकेड, आरएनए नेकेड होता है। जैसे अगर एक वायरस जो पॉलीहाइड्रल फॉर्म है उसकी हम बात करें तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे ये सारा प्रोटीन कोड पार्ट है और अंदर होता है इसका आरएनए या डीएनए जो भी है। ये तो हो गया वायरस। अब वायरॉइड क्या होता है, अगर ये प्रोटीन कोड यहां से एब्सेंट हो जाता है, ये पूरा पार्ट, सिर्फ इतना सा हिस्सा बचता है जेनेटिक मेटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं वायरॉइड। तो इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता, मींस आरएनए नेकेड होता है। अब जो वायरॉइड्स है उसको डिस्कवर किसने किया था, दैट इज डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर इन 1971। टीओ डायनर ने 1971 में इसको डिस्कवर किया था। और जो वायरॉइड्स है दैट कोजेस वेरियस प्लांट डिजीजेस। इनकी वजह से काफी सारे प्लांट डिजीजेस होते हैं, वायरॉइड्स की वजह से काफी सारे प्लांट डिजीजेस होते हैं। एनिमल्स में ये कोई इन्फेक्शन करते हैं, अभी तक कोई भी ऐसा केस नोटिस नहीं किया गया है। सिर्फ प्लांट्स के अंदर इनके काफी सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहां पे वायरॉइड्स प्लांट्स को इन्फेक्ट करके वहां पे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे टीओ डायनर ने जिस डिजीज को डिस्कवर किया था, जिसके बेस पे वायरॉइड्स को फाइंड आउट किया था, वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर जो है वो तब वहां पे जाके जो वायरॉइड्स की कॉन्सेप्ट दी गई थी। यहाँ पे जो पोटैटो है, आपको पता है कि पोटैटो की जो शेप है लगभग इस तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, यहाँ पे जो ट्यूबर होता है वो स्पिंडल की तरह हो जाता है। स्पिंडल होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एंड से टेपर्स और जो मिडल पार्ट है वो उसका वाइड पार्ट होता है। तो जो पोटैटो छोटे साइज के रह जाते हैं और स्पिंडल की फॉर्म में वो बन जाते हैं। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर ये जो वायरॉइड्स है टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा और भी डिजीज होते हैं लाइक टोमेटो बंची टोप्स, मतलब जो टोमेटो प्लांट है उसका जो टॉप पार्ट है वो बंच की तरह, यानी कि जैसे एक गुच्छा होता है किसी चीज का, उसकी तरह ये डेवलपमेंट शो कर लेता है। तो ये भी वायरॉइड्स की वजह से होते हैं। सो दैट इज अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वायरॉइड्स। दोबारा से देख लेते हैं इसमें वायरस दीज आर द स्मॉलर देन वायरसेस। वायरसेस से छोटे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इनके अंदर 250 से लेके 370 न्यूक्लियोटाइड से इनका आरएनए बना होता है। इनका मोलिकुलर वेट 1 लाख टू 1,30,000 डाल्टन होता है। कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, आरएनए नेकेड होता है, कोई कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। इसको डिस्कवर किया था टीओ डायनर ने 1971 में। इनकी वजह से प्लांट के अंदर डिजीज होते हैं। प्लांट में जो डिजीज होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज या टोमेटो बंची टोप्स, तो इस तरह के डिजीज ये प्लांट के अंदर क्रिएट करते हैं। Next one is prions. Prions. These are infectious. Abnormally modified proteins. ये इन्फेक्शियस होती है, यानी कि ये भी इन्फेक्शन करती है, डिजीज करती है, और ये मॉडिफाइड प्रोटीन होती है। वायरस जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि आरएनए था सिर्फ, और ये सिर्फ प्रोटीन होती है, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो ये प्रोटीन के पार्ट होते हैं, यानी कि मॉडिफाइड प्रोटीन होते हैं जो अबनॉर्मल तरीके से मॉडिफाई होती है, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। अब जो प्रायंस है इनका जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, तो कौन सी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन से बनते हैं?
these are formed by modification of न्यूरोलॉजिकल प्रोटीन्स, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, किसी एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो न्यूरल प्रोटीन्स है उसके मॉडिफिकेशन से बनती है। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रोटीन्स, नर्व सेल्स की जो प्रोटीन्स है उसके मॉडिफिकेशन से बनती है। तो जो प्रायंस है ये न्यूरोलॉजिकल प्रोटीन की अबनॉर्मली मॉडिफाइड फॉर्म होती है। नेक्स्ट थिंग कि ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन होती है ये हाईली इंफेक्शियस तो होती है, साथ में इनके ऊपर जैसे एंजाइम्स होते हैं, काफी सारे एंजाइम्स हो सकते हैं। अभी मॉडिफाइड प्रोटीन है तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जो प्रायंस होते हैं ये प्रोटीएज एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। These are resistant against proteases। जो प्रोटीएजेस एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम है उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस होते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनका कोई भी डैमेज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर होता है, इसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है किसी भी चीज को स्टरलाइज करने के लिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रायन का इन्फेक्शन है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पार्ट को ऑटोक्लेव कर दिया जाए, जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाता है, तो प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है जब उसको यूज किया जाता है तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से स्टरलाइज होता है, मींस उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रायंस है वो खत्म नहीं होते इतने हाई टेम्परेचर पे भी, और प्रोटीएज एंजाइम भी इनको डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर प्रायन का इन्फेक्शन है और उस पर्टिकुलर एनिमल को कंज्यूम कर लिया गया है फूड मटेरियल के तौर पे, तो उस एनिमल के फ्लैश के साथ वो नेक्स्ट जनरेशन यानी जो ईटिंग करने वाला पर्सन है उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है और डिजीज कोज कर देता है। नेक्स्ट थिंग, जो प्रायंस है ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, वही इसको ब्रेक डाउन कर सकता है प्रायंस को। इसके अलावा जब प्रायंस का अक्यूमुलेशन होता है तो इससे न्यूरल डिजनरेशन हो जाता है, यानी जो ब्रेन है, ब्रेन के टिश्यू का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रायंस लीड्स टू मेंटल डिजनरेशन, यानी कि न्यूरल डिजनरेशन जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसका डिजनरेशन, उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इनकी वजह से जनरली एनिमल्स के अंदर डिजीज होते हैं, वेरियस डिजीजेस जो इसकी वजह से कोज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोविन स्पॉन्जीफॉर्म, एन्सेफेलोपैथी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी दैट इज BSE, ये डिजीज होता है जिसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। मैड काउ डिजीज, क्योंकि ये ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करता है, तो जिस काउ के अंदर ये डिजीज होता है वो पागल हो जाती है, मैड हो जाती है, इसलिए इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। तो ये एक फॉर्म है। इसके अलावा इसी का एक एनालोगस डिजीज और होता है, इसी के जैसा डिजीज है वो भी एनालोगस डिजीज, दैट इज CR जैकब डिजीज। CR जैकब डिजीज, CR का मतलब होता है
क्रूजफेल्ड डिजीज, क्रूजफेल्ड सीआर को रिप्रेजेंट करता है जैकब डिजीज, जैकब डिजीज। तो ये भी एक इसी तरह का डिजीज होता है। तो जो प्रायंस है वो एनिमल्स के अंदर जनरली डिजीज कोज करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाला डिजीज है। तो जो प्रायंस है ये इन्फेक्शियस अब नॉर्मली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होती हैं, ये बनती है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रोटीन से। ये प्रोटीज या हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है। इनके एक्यूमुलेशन से न्यूरल डिजनरेशन हो जाता है, यानी कि जो ब्रेन के टिश्यू वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिजीज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी बीएससी, जिसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। इसके अलावा सीआर जैकब डिजीज, जिसको क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज भी बोलते हैं, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाला डिजीज है। ये बिल्कुल मैड काउ के जैसा ही एक डिजीज होता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। सो दैट इज अबाउट द प्रायंस, जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, और ये भी जो वायरसेस हैं उनसे छोटे साइज के होते हैं। Now the next one is lichens. Lichens, that represent the symbiotic association between two organisms. ये symbiotic association को represent करता है या mutually beneficial relationship को show करता है। It is a mutually useful relationship between algae and fungi। ये एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअली का मतलब होता है जो आपस में होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल और यूजफुल रिलेशनशिप। एल्गी और फंजाई के बीच में ये एक रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है। ये रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोटिक। इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोला जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें एल्गी और फंजाई के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, जो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। तो जो लाइकन बनते हैं वो इनसेपरेबल होते हैं, मींस उनमें से एल्गी और फंजाई के पार्ट को डिफरेंशिएट करना और उनको सिंपली सेपरेट कर पाना